जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम लोग यह पार्ट नंबर तीसरा देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से इसका कुल क्वेश्चन को जो पिछले क्वेश्चन था उस सभी को कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 से आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग को कौन सा साल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये 24/4/2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था चौथा महीना में, उस पाली के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम बिना समय को गवाए हुए वेस्ट किए हुए समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, और आने वाले जितने भी सारे क्लास होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मोबाइलों तक पहुँच जाएगा, कंप्यूटरों तक चला जाएगा। उसके माध्यम से आपको कोई भी क्लास नहीं छूटेगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। टेलीग्राम आप अध्ययन सागर वाला सर्च करके जुड़ सकते हैं। जिस नाम से आप लोग का यूट्यूब परिवार है अपना, उसी नाम से आप लोग का टेलीग्राम भी है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा हम लोग का आज का 23 नंबर सवाल। इससे पहले हम 22 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में काफ़ी डिस्कशन करते चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि दूध को दही में यहाँ पर ये दूध को दही में, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, 1 मिनट। चलिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया है। तो दूध में दही को परिवर्तित करने वाली, यानी सिंपल क्वेश्चन है कि दूध से दही में परिवर्तित करने वाले कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा है, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। दूध उजला क्यों होता है, दूध उजला क्यों होता है, तो ये होता है केसीन के कारण। दूध उजला क्यों होता है, केसीन के कारण होता है। कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि गाय का दूध जो होता है वो पीला किसके कारण होता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं, तो अगर दूध की शुद्धता का जिक्र आ जाए, कि दूध का या क्वेश्चन आ जाए कि दूध की शुद्धता, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध क्या है, तो यहाँ पर दूध जो है यह एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। क्योंकि यौगिक हम उसी को बोलेंगे, और यौगिक उसी को बोलते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए सूत्र का निर्माण करता है, तो उसे, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण तो करेगा ही, लेकिन साथ में अगर सूत्र यानी फार्मूला बन जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन दूध में क्या पाए जाते हैं, तो दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, फिर भी यह कोई पदार्थ ये फार्मूला का निर्माण नहीं करता है। दूध में वसा भी पाया जाता है, दूध में जल भी पाया जाता है, लेकिन यह फिर भी एक से अधिक पदार्थों को मिलने के बावजूद भी यह किसी भी प्रकार का सूत्र नहीं होता है। आप लोग दूध सुने होंगे कि दूध का कोई सूत्र या फार्मूला ही होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है 24 की निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। इनमें से कौन सा रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुनहरा धान। क्या हो जाएगा, सुनहरा धान जो है वो खाद्य पदार्थ का एक रूपांतरित खाद्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यह डीएनए को प्रवेशित करके पौधे को रूपांतरित किया जाता है। यह एक नए, जिसे हम लोग संकर बीज के नाम से जानते हैं, संकर बीज के नाम से जानते हैं, जिसे हाइब्रिड भी कहते हैं। तो इसे हाइब्रिड तरीका से इसे तैयार किया गया है। इस तकनीक द्वारा जिन पौधों को रूपांतरित किया जाता है उन्हें आनुवंशिकी रूप से रूपांतरित पौधे कहा जाता है। तो जिस तकनीक के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस पौधे को तैयार किया जाता है, संकर क्रॉस करा करके, हाइब्रिड क्रॉस करा करके, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रूपांतरित पौधे कहा जाता है। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल सुनहरा धान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अगला 25 नंबर सवाल कहता है समीर ने कहा, सरिका मेरी माता के पोते की पोती है,
पत्नी है। सरिका किस प्रकार की समीर से संबंध होगा? देखिए, समीर ने कहा है कि सरिका मेरी माता के, तो चलिए यहाँ पर कह देता है माता के पोते, तो माता के पोते, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा या हो जाएगा यहाँ पर बेटी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा, तो ये बोला है पोता, तब यहाँ पर फिर आ जाएगा, यहाँ पर पोता आ जाएगा। पोता की पत्नी है, यानी कि इसकी वाइफ है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पत्नी। ठीक है, तो समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, यानी कि सरिका, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये सरिका हो जाएगा। ठीक है, तो किसने कहा था? तो समीर ने बोला था, समीर ने कहा सरिका मेरी माता के, तो यहाँ पर ये हो जाएगा समीर, ये हो जाएगा समीर हो जाएगा। ठीक है, मेरी माता के पोते की, तो पोता ये हो गया, यानी कि इसका हो गया ये पोता। ठीक है, पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? बहू की, किसकी? बहू, यानी पुत्र वधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र वधू, यानी सिंपल समझिए कि आप हो गए क्या? तो आप हो गए समीर। क्या हो गए? आप हो गए समीर, और आपके माताजी हो गए ऊपर, आपके माताजी हो गए ऊपर। तो आपके माताजी आपसे ऊपर हो गए, आप उसके बाद फिर आपका जो बेटा का जो पत्नी होगा, आपका बेटा का जो पत्नी होगा, आपको कौन लगेगा? पुत्र वधू लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोर में उपस्थित पदार्थ विखंडन के मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है ताकि और अधिक विखंडन हो सके, यानी कि इसका टुकड़ा हो सके। यह आमतौर पर पानी होता है, लेकिन भारी पानी या ग्रेफाइट हो सकता है। तो ये मंदक के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में, यानी धीमा करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए सी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु रिएक्टर जो ग्रेफाइट को विमंदक के रूप में उपयोग करता है उसे आमतौर पर ग्रेफाइट रिएक्टर कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई CST में। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर होगा 27 का, कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य रेलवे भारतीय रेल के सबसे बड़े अंचलों में से एक है। ये मध्य रेलवे जो है ये भारतीय रेल के 16 सबसे, क्योंकि 16 कितने हैं? अंचल है, इस 16 अंचलों में से यह मुंबई वाला सबसे बड़ा है, और इसका मुख्यालय मुंबई में छत्रपति, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, और जो विक्टोरिया टर्मिनल में स्थित था। तो इसका अभी नाम पड़ गया क्या? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंतर्गत भारत की पहली रेल लाइन भी आती है। तो इसके अंतर्गत भारत की पहली रेल लाइन जो आती है, जिसे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। कब? 16 अप्रैल 1853 को यह चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, और ये कितना किलोमीटर चला था? तो मुंबई से थाने के बीच ये चला था। टोटल इसका डिस्टेंस यानी कि दूरी जो तय किया था, ये टोटल 34 किलोमीटर तय किया था। कितना? 34 किलोमीटर तय किया था। इसमें जो कुल 14 डिब्बे थे, 14, और इसमें जो यात्री थे उस समय 400 था, और इसका टिकट जो था, ये टिकट का दाम पड़ा था 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। ठीक है, चलिए, इसे 1853 में शुरू किया गया था। मध्य रेल के अंतर्गत महाराष्ट्र का अधिकांश, कर्नाटक का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिण हिस्सा आता है। ठीक है, चलिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई CST। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन किस में पाया जाता है? तो हम लोग को ये ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड यानी आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हम लोग सामान्य विज्ञान
ठीक है। हम लोग सामान्य विज्ञान कर रहे हैं, 15,000 से भी प्लस MCQ, 30 वर्षों में जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों का पेपर हम लोग कर रहे हैं, तो उसको आप लोग नहीं देखे हैं। जो खान सर का सामान्य विज्ञान 15,000 से भी प्लस क्वेश्चन का जो बुक है उसको आप लोग नहीं देखे, तो उसको देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी हम ही उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एनीमिया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि रक्त अल्पता, रक्त अल्पता किसके कारण होता है? तो ये ब्लड की कमी से होता है, ये एनीमिया रोग होता है अल्प रक्तता के कमी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरन जिसका संख्या 33 होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? तो RBC के अंदर पाया जाता है, जिसे रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं। RBC लाल किसके कारण होता है? तो ये अभी हम आपको बताए थे, हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का जो जीवन काल होता है, ये जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आरबीसी का हम लोग यहाँ पर जिक्र करें कि आरबीसी के बारे में और डिटेल्स देखें, तो इसका जो कब्रिस्तान होता है, यानी इसका निर्माण कहाँ होता है? तो पहले नंबर कि इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? तो अस्थि मज्जा हमारे हड्डियों के बीच में एकदम लाल लाल टाइप का, मान लीजिए ये हड्डी है, इस तरीके से जाली टाइप का इसमें पाया जाता होगा, उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। इसका जो मरने के बाद ये कहाँ जाता है? तो जिसे बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो RBC का कब्रिस्तान पीलिहा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिहा, या इसी को एस्पिलीन भी बोला जाता है। ठीक है, या इसी को तिल्ली भी कहते हैं, इसी को तिल्ली भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्बी रोग। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन B2 के कमी से होने वाला रोग बेरी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इनमें से कौन सा देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा भाई अपना देश भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारत, तो भारत की कुल राजधानी कितनी है? तो भारत की कुल 4 राजधानी है। पहला राजधानी कौन सा है? तो ये है राजनीतिक राजधानी। भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की क्या गो राजधानी है? 4 गो। भारत की कुल कितनी राजधानी है? 4 राजधानी है। भारत की कुल कितनी राजधानी है? 4 गो। नंबर 1 राजनीतिक राजधानी पूछेगा, राजनीतिक राजधानी। तो राजनीतिक जो राजधानी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नई दिल्ली। क्या बोलते हैं? नई दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद दूसरा राजधानी कौन होता है? तो दूसरा जो राजधानी होता है आप लोग का, वो होता है, दूसरा राजधानी उसे कहते हैं वित्तीय राजधानी। क्या बोलते हैं? वित्तीय राजधानी। और वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई को। आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। ठीक है, तीसरा राजधानी कौन सा है? तो सांस्कृतिक राजधानी। और सांस्कृतिक राजधानी जो बोला जाता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो राजधानी है, ये चौथा राजधानी IT राजधानी बोला जाता है। और इस IT राजधानी हम लोग बेंगलौर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? बेंगलौर को बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो भारत की कुल 4 राजधानियां हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? ये 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 63 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण, तो इस तरीके से ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, यानी साउथ होता है। उत्तर में जो इसकी लंबाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है, या 33 से 29 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अप्रॉक्स माना जाता है। देख लीजिएगा इसको, और इधर पूरब से पश्चिम जो है 2933 ये हो जाएगा शायद। ठीक है, 2933 ये हो जाएगा इसका, 2933। और इसको है 3332 है शायद इसका, देख लीजिएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां देश हमारे पूरे विश्व में आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, याद रखिएगा। ये भूमध्य रेखा है, विश्व में कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो ये 13 देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और 3 उप महाद्वीपों से होकर के गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा। तो 13 देश से गुजरती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने महाद्वीप, तो 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है, जल निकायों से गुजरती है, जल निकायों से होकर के गुजरती है। तो कितने जल निकाय, 3, कितने देश, 13, कितने महाद्वीप, 3 महाद्वीप, ठीक है। 3 महाद्वीप। अब कौन कौन सा है 3 महाद्वीप, तो आइए हम लोग 3 महाद्वीप देखते हैं कि वो 3 कौन कौन सा महाद्वीप है। 3, क्योंकि देश नहीं देखेंगे देश ज़्यादा हो जाएगा, उतना क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन उसको भी देख लेंगे अगर कहिएगा आप लोग तो 3 महाद्वीप। तो सबसे पहला 12 महाद्वीप हम लोग का कौन सा है, एशिया महाद्वीप, तो एशिया से गुजरती है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो भाई दूसरा हम लोग का हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा हम लोग का दक्षिण अमेरिका, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 महाद्वीप हो गया। और 13 देश कौन कौन सा है भाई, तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो 13 देश, 13 देश कौन कौन सा है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला देश, पहला जो देश आता है इक्वाडोर आता है, उसके बाद कोलंबिया आता है, इक्वाडोर, इक्वाडोर हो जाएगा। दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा आता है कोलंबिया, कोलंबिया। तीसरा देश कौन सा आता है, तो तीसरा ब्राज़ील, चौथा साओ टोम, तीसरा ब्राज़ील, चौथा साओ टोम, साओ टोम, साओ टोम और प्रिंसेप, इसी को बोलते हैं, और प्रिंसेप, प्रिंसेप, ये 4 हो गया। 5वां इधर लिखते हैं, ठीक है। 5वां हो गया गैबोन, छठा हो गया कांगो गणराज्य, गैबोन, 5वां गैबोन, छठा हो गया कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य हो गया छठा। 7वां हो गया हम लोग का, 7वां कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया। 8वां कौन सा हो जाएगा भाई, चलिए तो 8वां हम लोग का हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा युगांडा, कौन सा, युगांडा। उसके बाद 9वां केन्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा युगांडा, युगांडा। 9वां देखते हैं तो हम लोग को हो जाएगा केन्या, 9वां केन्या हो जाएगा। 10वां हम लोग का कौन सा हो जाएगा, सोमालिया, जो समुद्री डाकू यहाँ पर आता है, सोमालिया, समुद्री डाकू कहाँ रहता है, सोमालिया में जहाज़ को लूट लेता है। 11वां नंबर हो जाएगा हम लोग का मालदीव, मालदीव जो एशिया महाद्वीप में पलता है, मालदीव जिसकी राजधानी माले है, ठीक है। 12वां कौन सा हो जाएगा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ऊपर हो जाएगा इंडोनेशिया। 13वां देश कौन सा होगा, किरीबाती, किरीबाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो दिल्ली है, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली, ठीक है। चलिए तो ये 13 देश हो गया। 3 जल निकाय कौन कौन सा है, तो 3 जल निकाय, 3 जल निकाय, वो 3 जल निकाय कौन कौन सा है। चलिए तो वो पहला जल निकाय जो हो जाएगा एस आकार का जो महासागर है, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। दूसरा हम लोग का हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा महासागर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो हिंदुस्तान के नाम पर बसा हिंद महासागर, हिंद महासागर हो जाएगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। तो 3 महासागरों से गुजरती है, अटलांटिक महासागर जो एस आकार की महासागर है, ठीक है, और प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। और यहाँ पर जो ये जो उल्का पिंड गिरा था, उस उल्का पिंड का क्या नाम था, है इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था, जो डायनासोर की समाप्ति हो गया, तो इसी इजिप्टा नामक
के गिरने से यह प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। तीसरा आता है हिंद महासागर, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है और इंडियन ओशियन इसे कहते हैं, और यह भारत के दक्षिण साइड में है। ठीक है, तो 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन 30 का आता है यहाँ पर कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो बना है वो सतलुज पर बना है। किस पर? सतलुज पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल। लेकिन ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बिलासपुर जो है जिला का नाम है। ठीक है, नदी पर बनाया गया। ये 865 फीट ऊंचा टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। तो ये कितना है? तो 865 मीटर ऊंचा है। 865 मीटर ऊंचा है। इसका दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान में कौन सा है? तो टिहरी बांध पर बनाया गया है। पहला टिहरी बांध पर बनाया गया है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा है। 865 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में हुआ था, हमारा देश आज़ाद होने के बाद। इसका जो निर्माण हुआ था, इसका बनाने का कार्य जो स्टार्ट हुआ था वो 1948 यानी 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। अमेरिकी और इसका जो अमेरिकी बांध निर्माता ऑस्लोवेकी के निर्देशन में, इसको बनाने वाला जो किसके निर्देशक में बना था, किसके निर्देशन में बना था? तो ये बना था अमेरिकी बांध निर्माता, जिसका नाम क्या था? हॉर्वे ऑस्लो केव था। हॉर्वे ऑस्लो केम था। ठीक है, इसके निर्देशन में बना था और 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसका बनना पूरा कब हुआ था? तो ये 1962 में बन करके रेडी हो गया था। स्टार्ट कब हुआ था बनना? 1948 में। किसके निर्देशन में? तो अमेरिकी व्यक्ति जो थे, बांध बनाने वाली कंपनी हॉर्वे ऑस्लो केम के माध्यम से 1962 में इसका बनकर के पूरा रेडी हो गया था। 22 अक्टूबर 1963 को यह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, और इसकी उद्घाटन किसने किया था? तो इसकी उद्घाटन 1963 में होता है। 22 अक्टूबर 1963 में इसकी शुरुआत होती है। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे JLN जवाहरलाल नेहरू जी थे। JLN थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अभी हाल फिलहाल में बताइएगा कि चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा बन चुका है? चिनाब नदी पर बना है। और चिनाब नदी किस राज्य के शासित में है? चलिए, इतना हम आपको बता दिए हैं। अगला है कि जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? तो शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक को कॉफी उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है, ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर जो है वो भारत की IT राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह 4 छोटे छोटे प्रांतपों यानी कि राजा, राकेट, सरेर और रानी से मिलकर के बना है। ये कितने प्रांतों से मिलकर के बना है? तो ये प्रांतपो तो 4 प्रांतपों से मिलकर के बना है। पहला प्रांतपो कौन सा हो जाएगा? तो राजा। पहला प्रांतपो कौन सा हो जाएगा? तो पहला प्रांतपो हो जाएगा राजा। दूसरा हो जाएगा राकेट। तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? तो तीसरा हो जाएगा रोरर। ठीक है, रोरर हो जाएगा। और चौथा रानी हो जाएगा। तो 4 प्रांतों से मिलकर के बना था। इसका अन्य नाम क्या है? तो जिरस्पा भी है इसका अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम क्या है? तो जोरस्पा
पा, इसका नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात का अन्य नाम है जोरस्पा। क्या कहते हैं? जोरस्पा। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिर करके, इसका जल कितना गिरता है? तो 253 मीटर ऊंचाई से गिर करके बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। ये भी याद रखना है कि 253 मीटर ऊंचा से गिरता है। जोग जलप्रपात का नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। ये भी याद रखेगा कि इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम में जो चेंजिंग है, वर्तमान नाम, ठीक है, वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा, भाई पेन नहीं चल रहा है, महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जल प्रपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, ये भी याद रखिएगा। यह भारत का दूसरा बड़ा झरना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर। 32 कहता है कि जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की इनमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मुनिस अल अरबा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां आरा द्वारा लिखित मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सा है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी हो जाएगा मुनिस अल अरबा, जिसके लेखक लिखे थे जहां आरा। किसने लिखा था? जहां आरा ने लिखा था। वह शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो किसकी बेटी थी? तो मुमताज़ और शाहजहां की बेटी थी। किसकी थी? शाहजहां की बेटी थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसी की जीवनी पर लिखा गया था मुनिस अल अरबा में, और इसके लेखक थे जहां आरा। क्या लिखा था? जहां आरा ने लिखा था। जहां आरा बेगम ने सूफी मार्ग पर ऐसी प्रगति की, मुल्ला शाह ने उन्हें कंदरिया में अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन आदेश के नियमों में इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका सिर्फ मुनिस अल अरबा था, और साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी, जिसका शीर्षक रिसल्लाह ए साहिबिया था, जिसमें उन्होंने दीक्षा का भी वर्णन किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। ये हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं, 33 को, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस कब लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, और ये कब लिए थे? चौरी चौरा कांड के समय लिए थे। तो ये गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया, क्योंकि चौरी चौरा कांड गोरखपुर में घट गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा फरवरी 1922 में हुआ था। क्योंकि यह घटना चौरी चौरा कांड वाला कब होता है भाई? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। वापस लेने का कारण क्या था? तो इसका कारण जो भाई था वो था चौरी चौरा कांड था। ये कहाँ घट गया था? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। ठीक है, एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गया था। 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। असहयोग आंदोलन का अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के शुरू किया गया था। इसको असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो इसको शुरुआत किया गया था इसको शुरू करने का मेन रक्षण क्या था? तो पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत पर लागू किया गया था, यानी कि जैसो आज़ादी के लिए, यानी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए शुरू किया गया था, लेकिन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको जो है सो, और अगला आता है नामदफा। इसको देख लेते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो भाई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कमेंट्स में आप लोग को बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखे जाए तो भारत का चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ये हम लोग अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किसका कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो जाता है HCl यानी सूत्र इसका ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? तो इसका अनिवार्य किया गया था 24वें, कौन सा 24वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने का अनिवार्य कर दिया था और यह 5 नवंबर 1971 को लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि लागू कब किया गया था? तो 5 नवंबर जो है 1971 को। याद कीजिएगा 1971 में ही बांग्लादेश बना था भारत के सहयोग से और इसे बांग्ला जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में बांग्लादेश बनता है और पाकिस्तान इसे 1972 में एक देश की मान्यता देता है। अगला कहता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? यानी सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सोन नदी के उद्गम जो है वो पूर्व में मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। तो इसका कहाँ होता है? तो अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होता है। अमरकंटक कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा सोन नदी के स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी को स्वर्ण नदी के भी नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नदी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। यह नदी किस किस राज्य में बहती है? तो ये 3 राज्यों में बहती है। पहला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी MP, दूसरा हो जाएगा UP यानी उत्तर प्रदेश और फिर तीसरा राज्य हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, अपना बिहार हो जाएगा। सोन नदी बिहार राज्य में बहती हुई पटना जिले के दीनापुर यानी दानापुर से गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो यह पटना जिला में आकर के मिल जाती है। पटना बिहार में, पटना के दानापुर में आकर के बिहार में एंट्री कर जाती है। ठीक है, गंगा नदी से सोन नदी का संगम हो जाता है कहाँ पर? दानापुर में, और यहाँ पर सोन नदी की मात्रा खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि किस वर्ग की भुजा का माप लेते समय 2% अधिक मापा गया है, 2% अधिक मापा गया है तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आया त्रुटि यानी कि गलती कीजिए। ठीक है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितना गलती हुआ था उसको परसेंटेज में निकाल कर इसको बताना है। तो बाकी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं 37 तक ताकि क्लास ज़्यादा आपको लंबा ना हो। आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग के लिए लाइव क्लास लेकर के आएँ तो आप लोग लाइव क्लास के लिए कमेंट्स आप लोग कीजिएगा कि टाइमिंग क्या रहना चाहिए। ठीक है, अगर चाहते हैं कि सर लाइव क्लास लेकर के ताकि हम लोग का क्लास का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समय बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। अगर वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगे, जैसा भी लगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।